नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी बेरोज़गारी की कुछ जो मूलभूत अवयव होते हैं, जैसे मे मेन पॉइंट जो शुरुआती, उन सब के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी। वो जो पॉइंट थे वो तो वैसे ही थे, लेकिन जो असली बात है बेरोज़गारी में वो ये सब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। हमने उस वाले वीडियो में जो लास्ट खत्म किया था, वो था हमारा बेरोज़गारी मापने का तरीका। यानी बेरोज़गारी के आंकड़े कैसे बेरोज़गारी की गणना कैसे की जाती है, उसके बारे में हमने वहाँ पे उस वीडियो में खत्म किया था। इस वाले में हम देखेंगे जो स्थितियाँ हैं, वह कार्यशील स्थितियाँ, यानी यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर में कितना कार्य कर रहा है, कितने दिन बेरोज़गार रहा है और कितने दिन रोज़गार में, इसके आधार पे इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है और बेरोज़गारी की गणना की जाती है। तो सबसे पहला है सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में एक वर्ष में 182 दिन यदि वह कार्य कर रहा है, तो वह बेरोज़गार नहीं है। यदि 182 दिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है एक वर्ष में, तो वह बेरोज़गार की श्रेणी में शामिल होगा। दूसरा जो है वो साप्ताहिक स्थिति का। इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को एक हफ्ते में एक एक दिन का कार्य यदि मिलता है, तो वह बेरोज़गार नहीं है। यदि एक दिन का कार्य नहीं मिलता है, तो वह बेरोज़गार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एक सप्ताह में कम से कम एक दिन, ये साप्ताहिक स्थिति हो गई। तीसरी जो स्थिति है वो है दैनिक स्थिति, यानी दिन के हिसाब से। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में उसको यदि 8 घंटे का लगभग कम से कम यदि 8 घंटे का कार्य मिलता है, तो वह बेरोज़गार की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। एक दिन में यदि उसको 8 घंटे का कार्य नहीं मिलता है, तो वह बेरोज़गार की श्रेणी में शामिल होगा। ठीक है? तो ये कार्यशील स्थितियों के आधार पर 3 मानक थे, जिन्हें हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी AQES। ये क्या है? ये एक सर्वे रिपोर्ट है। ये जो स्थितियाँ देखी आपने, ये वैसे ही देखने में बहुत बहुत वाहियात लगती हैं, क्योंकि एक वर्ष में यदि कोई व्यक्ति 182 दिन यदि कोई व्यक्ति बेरोज़गार रह रहा है और 182 दिन रोज़गार रह रहा है, तो इससे क्या ही आंकड़े निकाले जा सकते हैं। तो ये बहुत भद्दा तरीका है। तो भारत सरकार ने क्या किया, 2021 में 2021 में AQES को लागू कर दिया, यानी ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिश बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। ये एक सर्वे है जो श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। कौन सा? ये विभाग का नाम है श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी यह एक रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र को शामिल करके रोजगार की गणना की जाती है। ये जो बेरोजगारी की गणना करने के लिए जो आंकड़े थे, ये बहुत उल-जुल टाइप के थे, यानी ये सही नहीं थे। तो भारत सरकार ने सटीक बेरोजगार की गणना करने के लिए इसको लागू कर दिया, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में यदि हमें बेसिक अंतर समझना है, देखिए, संगठित क्षेत्र यानी यदि कोई व्यक्ति एक्स है और वह किसी कंपनी में काम कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो वाई है, जो किसी तिराहे पे या चौराहे पे चाय की दुकान लगा रखा है, वह व्यक्ति है चाय वाला। MBA चाय वाला नहीं, ये नॉर्मल ही चाय वाला लिया जाए इसको। यदि कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को क्या होता है, जहाँ पे कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के कार्य करने के दिन निर्धारित घंटे निर्धारित होते हैं, यानी उसको मिनिमम 8 से 12 घंटे काम दिए जाते हैं। यहाँ काम करने के टाइम
मतलब निर्धारित कर दिए गए। दूसरा है जो उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, कंपनी की तरफ से सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, जैसे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई वगैरह, जो भी सामाजिक सुरक्षा है, बीमा वगैरह की इस व्यक्ति को दिया जाता है यदि कोई कंपनी में कार्य कर रहा है। यदि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह का कोई व्यक्ति है, सीईओ है, तो उसको रहने के लिए घर और कार वगैरह भी दी जाती है। तो ये सब सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत होती है। यानी संगठित क्षेत्र में क्या होता है, यह जो व्यक्ति है वह है संगठित क्षेत्र का, यानी संगठित क्षेत्र में काम करने के घंटे निर्धारित होते हैं और सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है, बीमा पेंशन वगैरह भी दी जाती है इसमें। ठीक है। वहीं असंगठित क्षेत्र की बात करें, ये है हमारा असंगठित क्षेत्र का। इसमें क्या है, इस व्यक्ति के पास ना ही काम करने के घंटे निर्धारित है, घंटा इसके पास निर्धारित नहीं है, यानी ये जब मर्जी चाहे अपना स्टॉल लगा सकता है और कभी भी हटा सकता है। ना ही इसको किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। यानी यदि किसी तरह मान लीजिए गाड़ी रोड पे चलती गाड़ियों की वजह से मान लीजिए इस चाय वाले का एक्सीडेंट हो गया, तो इसे किसी प्रकार का भी ना ही कोई इसे किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, यानी बीमा या वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो यह हो जाएगा असंगठित क्षेत्र, जहाँ कार्य करने के घंटे निर्धारित नहीं होते और जहाँ सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती। भारत सरकार सोच रही है और सोच क्या उसे करने के लिए भी लागू है कि लोगों को अधिक से अधिक, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में लगभग 85% लोग कार्य कर रहे हैं वर्तमान में और संगठित क्षेत्र में लगभग 15%। तो भारत सरकार ये कर रही है कि लोगों को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर लेकर आए, यानी इनका इस क्षेत्र की तरफ क्या करें, उन्मुख करवाए। तो यहाँ पर ये जो सर्वे है इन दोनों को शामिल करता है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है। ठीक है। और इसके हिसाब से दोनों को अलग अलग करके क्या किया जाता है, संगठित क्षेत्र का अलग और असंगठित क्षेत्र का अलग रोजगार की गणना की जाती है इस सर्वे के द्वारा। ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वे रिपोर्ट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये क्या चीज होती है, आइए देख लेते हैं। यदि हम जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं, जॉबलेस ग्रोथ इसको हिंदी में कहते हैं रोजगार विहीन समृद्धि। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका सीधा मतलब ये रखिए कि यदि किसी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ चलते हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में वृद्धि हो रही है लेकिन वह अर्थव्यवस्था उपेक्षित रोजगार सृजित नहीं कर पा रही, यानी जितनी रोजगार की आवश्यकता है उतनी रोजगार नहीं दे पा रही। आमतौर पे होता ये है कि यदि किसी देश की जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो ये मान के चलते हैं कि उस देश में रोजगार की अवस्था ठीक ठाक होगी, यानी रोजगार अच्छे सृजित हो रहे होंगे, अच्छी तरीके से लोग रोजगार प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, जॉबलेस ग्रोथ में जीडीपी में वृद्धि तो होती है लेकिन रोजगार सृजित नहीं हो पाता, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की वृद्धि को, समृद्धि को या विकास को कहें रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं या रोजगार विहीन विकास। ठीक है। इसके दो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर के हिसाब से देख लेते हैं मानकों के आधार पर। देखिए, जैसे किसी देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, यानी इसका मोटिव मतलब इनडायरेक्टली हम जानते हैं कि यदि समृद्धि बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ रहा है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है उसके कारण। जीडीपी क्या है, ये अलग से एक टॉपिक है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था का मानक होता है कि वह विकास की स्थिति में है या मंदी की स्थिति में है। जीडीपी को क्वार्टरली नापा जाता है, यानी हर 3 महीने में जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाता है। यदि जीडीपी बढ़ रहा है यानी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है,
तो यहाँ आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, यानी जीडीपी में वृद्धि हो रही है, यानी उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? यदि मान लीजिए मैं किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी किसी अर्थव्यवस्था में रह रहा हूँ और मैं इस पेन का निर्माण कर रहा हूँ, तो पेन ये क्या है? ये एक उत्पादन है। तो इसके जीडीपी में वृद्धि हो रही है, यानी इसका उत्पादन बढ़ रहा है, यानी एक से मैं 10 पेन बना पा रहा हूँ। यदि जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब उत्पादन की संख्या में वृद्धि होगी ही होगी। इनडायरेक्टली असर उत्पादन पर भी पड़ता है। तो जीडीपी उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे जब अधिक से अधिक मैं उत्पादन करना चाहूँगा तो लोगों को अधिक से अधिक मतलब रोजगार दूंगा, ताकि यह पेन का निर्माण अधिक से अधिक लोग कर सके, तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। यहाँ पे यही पे मेन पॉइंट चेंज हो जाता है। यहाँ जो उत्पादन होता है ना, यह उत्पादन होता है श्रम आधारित। वही दूसरे पैरामीटर्स की बात करें तो दूसरे पैरामीटर्स में भी सेम बात होती है, आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है, जिससे जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है, जिससे उत्पादन भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों अब यहाँ पे जब उत्पादन बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे ही मेन पॉइंट चेंज होता है। यह जो उत्पादन है वह कैसा है? श्रम आधारित है, और यहाँ जो उत्पादन होता है यह पूंजी आधारित होता है। पूंजी आधारित होता है, ये श्रम आधारित और पूंजी आधारित होता है। देखिए, 3 तरह के क्षेत्रक होते हैं अर्थव्यवस्था में। किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने के लिए 3 प्रकार के क्षेत्रक लिए जाते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कृषि को रखा जाता है। कृषि, जो पशुपालन और इस तरीके की चीजें करते हैं, उनको रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसी कृषि पालन, कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सब चीजों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण को रखा जाता है, यानी देश व्यवस्था में आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, किसी पुल, ब्रिज, सड़क का निर्माण हो रहा है, तो इस चीज को रखा जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय जो है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इसमें रखा जाता है सेवा निर्माण। सेवा निर्माण तो इसमें हो गया द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय में सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल और रेस्टोरेंट जैसे चीज होती है ना, जो वो आते हैं सेवा सेवा के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे सेवा क्षेत्र है, तो सेवा तृतीय क्षेत्र अत्यधिक पूंजी आधारित होता है। जैसे मान लीजिए, यदि किसी मुझे बैंक को स्थापित करना है, किसी होटल को स्थापित करना है, तो मुझे अधिक से अधिक जैसे कौशल युक्त श्रमिक चाहिए, जो कि अच्छे से बात कर पाए, उनमें कौशल होना चाहिए। दूसरी चीज, अधिक से अधिक मुझे पूंजी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जो पूंजी आधारित है, इसका मतलब है ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, इसका मतलब यहाँ क्या चाहिए? कौशल युक्त श्रमिक चाहिए। यहाँ जो उत्पादन हो रहा था, वो यदि कोई व्यक्ति कौशल युक्त नहीं भी है, तो उसको श्रम के आधार पर ले लिया जाता। तो यहाँ पूंजी आधारित है, यानी वहाँ जो चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वो क्या होता है? कौशल युक्त होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बैंक में काम करना है, तो उसे बैंक की भाषा आनी चाहिए। बैंक की कोई ऑफिशियल भाषा नहीं होती, लेकिन उसे क्या होना चाहिए? थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, यानी लोग के पास कौशल होना चाहिए बैंक में काम करने के लिए, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रम की नहीं, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी जो उत्पादन हो रहा है वह अत्यधिक पूंजी वाला है, यानी इनडायरेक्टली यह सेवा क्षेत्र से संबंधित है। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में ही सेवा क्षेत्र आता है। सेवा ही, जैसे होटल और रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ जो उत्पादन है वह पूंजी आधारित है, जिससे रोजगार अपेक्षित सृजित नहीं हो पाता।
देखिए, भारत में कौशल युक्त श्रमिकों का बहुत ही अधिक अभाव है। यानी लगभग 100 में से आप 5 श्रमिक ही 5 से 6 श्रमिक ही मान के चलिए, 100 में से 5 से 6 श्रमिक ही कौशल युक्त होते हैं, जबकि लगभग 94 से 95 जो श्रमिक होते हैं वह कौशल युक्त नहीं होते। तो यहाँ जो उत्पादन था वह था श्रम आधारित, और यहाँ जो उत्पादन हो रहा है वह पूंजी आधारित है। यानी यहाँ कौशल युक्त श्रमिकों की आवश्यकता है, जो कि हमारे देश में बिल्कुल कम है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रोजगार विहीन समृद्धि होती है। यानी जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन अपेक्षित रोजगार सृजित नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ। इसका कारण क्या है, जॉबलेस ग्रोथ का कारण क्या है, रोजगार विहीन समृद्धि का? पहला है जीडीपी लोच दर, यह कम है। जीडीपी लोच दर क्या होता है, ये सिर्फ लोच दर है, जीडीपी में अपनी तरफ से बोल। लोच दर में क्या होता है, जो जीडीपी बढ़ने का दर है वह रोजगार के अधीन नहीं हो पाता है। यानी सेम प्रोसेस यही होता है, यानी जीडीपी बढ़ तो है लेकिन उसकी तुलना में रोजगार कम है। यानी इस प्रकार की संरचना को लोच के हिसाब से दर्शाते हैं। लोच दर कम होती है, यहाँ पे रोजगार रह जाएगा और नीचे जीडीपी। तो इन दोनों का अनुपात जो है वह कम होता है, इसकी वजह से लोच दर कम है। यानी जीडीपी बढ़ेगा लेकिन रोजगार कम सृजित होंगे। तो इस प्रकार की संरचना को ही लोच दर कहते हैं। ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसी को ही लोच कहते हैं। तो यह जो लोच दर है वह कम है, जिसके कारण जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर क्या किया गया, एलपीजी सुधार के समय, यहाँ थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। इस समय क्या किया गया कि हमारे यहाँ जो जीडीपी को बढ़ाना बहुत अधिक जरूरी था 1990 के दशक में। तो क्या किया गया, हमारे जो कंपनियां थी उनके पास इतना वो सक्षम इतना नहीं थी कि वह दूसरे देशों में जाके अपने उत्पाद को विक्रय कर सके। तो इसके लिए क्या किया गया, एलपीजी सुधार किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस सुधार के बाद क्या होगा, यह सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए यह खुला छूट दे दिया गया कि वह भारत में आए। यानी दूसरे देश की कंपनियों को छूट दे दिया गया कि वह भारत में आए और यहाँ कंपनी अपनी स्थापित कर रहे और यहाँ के जीडीपी में वृद्धि करें। तो उस समय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई थी वह अत्यधिक, वो भी क्या थी, पूंजी आधारित थी, जो डिमांड कर रही थी कि कौशल युक्त श्रमिक हमें मिले। और उस समय श्रमिकों की क्या हालत थी, अभी तो फिलहाल ठीक है, इतना है कि लगभग व्यक्ति जो है शिक्षित होने की अवस्था में पहुंच रहा है, मतलब शिक्षित होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन उस समय जो शिक्षा का जो स्तर था वो सभी व्यक्ति जानते हैं, उस समय तो जातिवाद चरम स्तर पर हो रहा था थोड़ा बहुत। तो इस समय क्या किया गया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको आने का निमंत्रण दे दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि वो कंपनियां आई तो, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो कंपनियां आई थी वह अत्यधिक पूंजी आधारित थी। यानी जो श्रमिक चाहिए थे वो अत्यधिक कौशल युक्त चाहिए थे। यह भी एक कारण है जो रोजगार विहीन समृद्धि का, क्योंकि हमारे देश में जानते ही आप लोग कौशल युक्त श्रमिकों की डिमांड बहुत अधिक है लेकिन आपूर्ति बहुत कम है। यह भी रोजगार विहीन समृद्धि का एक प्रमुख कारण है। तीसरा जो है सेवा क्षेत्र का, वही जो हमने इससे पहले वाला फॉर्मेट बनाया था ना, वही सेम टू सेम है। सेवा क्षेत्र क्या होता है, अत्यधिक पूंजी आधारित होता है। जीडीपी में इसका योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 53% है, जो कि बहुत अधिक है। आधा जीडीपी का आधा हिस्सा सेवा क्षेत्र ने ही कवर किया। और सेवा क्षेत्र क्या होता है, पूंजी आधारित। और पूंजी आधारित है, इसका मतलब कौशल युक्त श्रमिक चाहिए। ठीक है, भारत में होटल, रेस्टोरेंट, बैंक वगैरह ये सारी चीजें बहुत अधिक हैं, इसका मतलब सेवा क्षेत्र बहुत अधिक है। लेकिन यह जो सेवा क्षेत्र है वह कौशल युक्त श्रमिकों को ही हायर करता है, मतलब हायर करता है, कह रहा मतलब आमंत्रण देता है कौशल युक्त श्रमिकों को। यानी जीडीपी में क्या हो रहा है, सेवा क्षेत्र बढ़ तो रहा है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ डिमांड जिस तरह की श्रमिकों की है वैसी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यह भी एक कारण है
रोजगार विहीन समृद्धि का। चौथा जो कारण है वह है महिलाओं का योगदान। देखिए 1990 के दशक में 1990 में जो महिलाओं का योगदान था, यानी कार्य करने वाले महिलाओं का योगदान जो था वह था लगभग 30%। ठीक है, और जबकि इसके मुकाबले हम 2019 की बात करते हैं, 2019 में जो महिलाओं का अर्थव्यवस्था में योगदान है वह है लगभग 20%, यानी 10% की कमी आई। 10% की कमी आई है। तो यहाँ पे कारण क्या है महिलाओं का योगदान का कम होने का? पहले जो महिलाएं थी वह सिर्फ घर के अंदर चूल्हे चौके इन सब में ही अत्यधिक अपना वो आगे मतलब सोच ही नहीं पाती कि इससे आगे भी जीवन हो सकता है, वह उसी में खुश रहती थी। लेकिन आज की महिलाएं जो है वह गिग अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। गिग अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उनको घर पे बैठे बैठे ही काम दे दिया जाता है, वो 4 से 5 घंटे आते हैं। जैसे वो काटने वाली एक रबर ट्यूब आती है, महिलाओं को अत्यधिक वही पसंद आती है। जब मैं राजस्थान रहता था उस समय की बात है, वह उसमें होता ये है कि उनको मन चाहे तरीके से काम मिल जाता है और उसके हिसाब से वो अपना जब चाहे जब समय मिलता है वह अपना कार्य करती है और उसके हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को गिग अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें काम करने के घंटे कोई निर्धारित नहीं होते, लेकिन जो काम करने वाला श्रमिक है वो अपने मन मुताबिक कार्य कर सकता है और उसका वेतन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो गिग अर्थव्यवस्था की तरफ महिलाएं बढ़ रही हैं और शिक्षित भी हो रही हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महिलाएं पहले जो महिलाएं थी वह उनमें शिक्षा का अत्यधिक अभाव था। अत्यधिक क्या मतलब अभाव बहुत अधिक था। लेकिन आज की महिलाएं वह शिक्षित, वह सोचने समझने में सक्षम होती है। ठीक, तो जिसके कारण भी और शिक्षित महिलाएं क्यों इस तरह के कार्य करने जाएंगी, इसलिए महिलाओं का योगदान भी इसका अत्यधिक कारण भी है। मतलब ये भी रोजगार विहीन समृद्धि का एक कारण महिलाओं का योगदान का कम होना भी है। पांचवा जो कारण है वह है WPR में कमी। यानी WPR का मतलब है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, जनसंख्या कार्यशील अनुपात। यानी जो काम करने वाले श्रमिक है उनका अनुपात जो है वह कम है, यानी WPR में कमी है। वर्तमान में WPR जनसंख्या कार्यशील अनुपात जो है लगभग 59% है और इस 59% में भी बच्चों को भी शामिल किया गया है। यानी बच्चों को भी कार्यशील मान के चला गया है। यानी कार्यशील का मतलब होता है कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, तो 33% उनको भी लिया गया है। तो यह जो 59% है वह बहुत ही कम है। बहुत ही कम क्या कम है, ठीक है, ठीक ठाक अवस्था में है। जबकि अगर 33% बच्चों को शामिल नहीं किया जाता तो यह अनुपात ठीक होता, लेकिन यहाँ बच्चों को भी शामिल करके बताया गया है जो कि कम है। यानी आप मान के चलिए कि 100 में से 60 व्यक्ति ही जो है रोजगार करने की अवस्था में हैं, जिसमें 33% बच्चे भी हैं। तो यह भी रोजगार विहीन समृद्धि का एक प्रमुख कारण है। अगला जो मुद्दा है वह है विनिर्माण नीति। देखिए कोई भी सरकार क्यों ना हो, वह कितने भी जब सत्ता में नहीं है तो कितने भी ये बोल मारे कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो रोजगार सभी व्यक्तियों को, एक एक व्यक्तियों को चुन चुन के रोजगार दूंगा, यह डायलॉग बहुत ही वाहियात टाइप का है। कोई भी सरकार हो वह सभी लोगों को सरकारी नौकरी के माध्यम से ही रोजगार दे पाए, यह पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया, लोगों को कंपनी की तरफ भी अग्रसर किया गया, विनिर्माण की तरफ भी अग्रसर करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार ये चाहती है कि लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी क्या किया जाए, विनिर्माण की तरफ, उनको कंपनियों की तरफ भी भेजा जाए, जिससे अपेक्षित रोजगार सृजित हो पाए। तो यहाँ पे क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा 2011 में विनिर्माण नीति लाई गई, जिसके अंतर्गत क्या गया, लोगों को विनिर्माण की तरफ अग्रसर किया गया, लोगों को विनिर्माण क्षेत्र की तरफ भेजना चालू किया गया।
इस क्षेत्र में क्या होता है, कंपनियों को, लोगों को क्या किया जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी, जो हमने वो संगठित क्षेत्र के सारे प्रावधान किए जाएंगे, यानी उन्हें पीएफ दिया जाएगा, ईएसआई, पेंशन, ये सारी चीजें भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। और जितना उन्हें काम चाहिए, लगभग मतलब एक हफ्ते में, जो हमने वो स्थिति बात की थी, एक हफ्ते में कम से कम उनको एक दिन का नहीं, एक हफ्ते, पूरे एक हफ्ते मिलेंगे और 8 घंटे पूरे काम मिलेंगे। इसलिए सरकार ने 2011 में यह नीति लाई और इसका आखिरी पॉइंट क्या था, वह था 2022, यानी 2011 से 2022 तक सरकार ने यह रखा कि लोगों को क्या करेंगे, विनिर्माण के थ्रू क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, यानी कंपनियों के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। पहले जो लक्ष्य रखा गया था वह था 16%, कि विनिर्माण क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ाने में 16% योगदान दिया जाएगा, लेकिन इसको बढ़ा के क्या किया गया, 22% कर दिया गया। ठीक है, तो यह विनिर्माण नीति का कार्य हो गया। इसमें क्या किया जाएगा, सिंपल ही है, ये सिंपल है। इसका क्या किया जाएगा, 2011 को इसको 2011 में इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य रखा गया कि 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 16% से बढ़ाकर 22% कर दिया जाएगा विनिर्माण क्षेत्र को, यानी रोजगार सृजित करने में, लोगों को रोजगार देने में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना होगा, 22%। सीधा मतलब इसका यही था, 2011 से 2022 तक यह लक्ष्य रखा गया। ठीक, यह विनिर्माण नीति क्यों लाई गई, इसका कारण क्या है, तो सिंपली इसका पहला कारण है जीडीपी। वर्तमान में क्या, आजादी के बाद से हम देखें तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है स्थिर रहा है। आजादी के बाद लगभग 15% ही योगदान दे पाया है विनिर्माण क्षेत्र, यानी उद्योग वगैरह जो है वह जीडीपी में अपना योगदान लगभग 15% ही दे पाए हैं। और यह आजादी से पहले, आजादी के बाद से अब तक यह चलता आ रहा है। तो इसका जीडीपी में 15% योगदान स्थिर कैसे रह गया, इसका भी कारण है। जीडीपी में स्थिर रहने का कारण है कि देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, कुछ अर्थशास्त्रियों के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो यदि कोई भी अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की तरफ जाना चाहती है, यानी अपना स्तर बढ़ाना चाहती है, तो उसको पहले प्राथमिक से द्वितीयक की तरफ पहुंचना होगा और द्वितीयक से तृतीयक। अमेरिका ने यही किया है और चाइना जैसे देश ने यही किया। उन्होंने पहले प्राथमिक को अपनाया, फिर द्वितीयक को, फिर तृतीयक को। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा भारत का जो अर्थव्यवस्था है, वह प्राथमिक से डायरेक्ट छलांग लगाकर क्या किया है, तृतीयक अवस्था में पहुंच गया है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या थे, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था। द्वितीय क्षेत्र में होते हैं हमारे विनिर्माण और निर्माण वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, प्राथमिक में होता है कृषि। कृषि को भी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के द्वारा बहुत अधिक बढ़ाया गया। उसके बाद डायरेक्ट क्या किया गया, तृतीय क्षेत्र को लॉन्च कर दिया गया। द्वितीय क्षेत्र मतलब आजादी के बाद से ही हतोत्साहित रहा है, यानी इसको दबाया गया है। तो यह हो गया हमारा जीडीपी में इसका योगदान। ऐसे सीधे ही समझ लीजिए, सीधा ही है, मतलब प्राथमिक से डायरेक्ट हमने छलांग लगाकर तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र की तरफ हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए हैं। कृषि से डायरेक्ट हमने सेवा क्षेत्र की तरफ अग्रसर किया है। विनिर्माण क्षेत्र को हमने दबाया है, यानी उद्योग वगैरह को हमने हतोत्साहित किया है। ठीक है, यह भी कारण है। मिसिंग मिडिल हाइपोथेसिस की बात करें तो यहाँ पे दो अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर करके चलना पड़ता है। तो हम दो अर्थव्यवस्थाओं को ले लेते हैं, जिसमें पहला है भारत की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं और दूसरी अर्थव्यवस्था ले लेते हैं हम चीन की अर्थव्यवस्था, चाइना की। और यहाँ उद्योग की बात की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र किससे संबंधित है, उद्योगों से। ठीक है,
यानी निर्माण और विनिर्माण से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र इनडायरेक्टली उद्योगों को ही कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं हम जो लघु उद्योग है, जो छोटे उद्योग हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जिनमें श्रमिकों की संख्या के आधार पर देखा जाता है, जिसमें लगभग 49 श्रमिक किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उस प्रकार की कंपनी को क्या कहा जाता है? लघु उद्योग कहा जाता है। तो भारत में लघु उद्योगों की संख्या लगभग 84% के करीब में है, और ये चाइना में है लगभग 23%। मध्यम देख लिया जाए, मध्यम टाइप के उद्योग जो है लगभग 49 से 200 श्रमिकों के अनुसार लिया जाता है, यानी लगभग 200 श्रमिक उसमें काम करते हैं, तो वह उद्योग मध्यम उद्योग होता है। यहाँ पे जो मध्यम उद्योगों की बात करते हैं हम, तो मध्यम उद्योगों का योगदान जो है जीडीपी में लगभग 5.5%, और चाइना का है लगभग 25%। और जो बड़े उद्योग हैं, बड़े उद्योगों में श्रमिकों की संख्या 200 से अधिक होती है। यहाँ पे जो बड़े उद्योगों की बात करें, तो बड़े उद्योगों की संख्या हमारे यहाँ लगभग 10% है, और यहाँ पे 52%। अब खुद मिला के देख लीजिए, यहाँ जो मध्यम उद्योग हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनमें बहुत अंतर पाया जा रहा है। यानी दूसरे चीन की अर्थव्यवस्था को देखेंगे हम, तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो जीडीपी में उनका योगदान है विनिर्माण का, वो लगभग 25% है, और यहाँ पे जो योगदान है हमारा वह 5% है। यानी मध्यम उद्योग की बहुत अधिक कमी है, जबकि वो रोजगार कितना सृजित कर रहा है, लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की थीसिस को क्या कहा जाता है? मिसिंग मिडिल हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी मध्यम वर्ग के उद्योगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। यह भी कारण है जो बेरोजगार का, यानी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण यह भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ श्रम मुद्दों के बारे में। क्यों नहीं लोगों को रोजगार अधिक मिल पा, क्यों रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं, बेरोजगारी क्यों इतनी अधिक बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कौशल विकास की कमी। जैसा कि हमने इससे पहले बात भी की थी हमने, कि देश में, हमारे देश में लगभग 100 व्यक्तियों में से 5 से 6 व्यक्ति ही क्या है, कौशल युक्त हैं। तो कौशल की भी कमी है, जिसके कारण बेरोजगारी अधिक बढ़ रही है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है? भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को क्या दिया जा रहा है कि कंपनियों के अनुसार, यानी कंपनी जैसा डिमांड कर रही है, उनको मशीन तकनीक चलाना सिखाया जा रहा है। उच्च दक्षता वाले जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको भी चलाना सिखाया जा रहा है। यानी कौशल विकास योजना के तहत लोगों को कौशल युक्त किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक रोजगार सृजित किया जा सके। तो यह भी कारण है बेरोजगारी का। दूसरा जो कारण है वह है अनौपचारिकरण, यानी लोगों का असंगठित क्षेत्र की तरफ अत्यधिक रुझान कहते हैं उनका प्रस्थान, यानी वह लोग असंगठित क्षेत्र की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, संगठित क्षेत्र में योगदान कितना है, संगठित क्षेत्र में कितने % लोग काम कर रहे हैं? लगभग 15%। और असंगठित में, माफ करिएगा, संगठित क्षेत्र में लगभग 20% है, और यहाँ 80% है। यानी आप देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर है। असंगठित क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं, जैसे सिंपल याद रखिए, वो चाय वाला, MBA चाय वाला नहीं, सिंपल चाय वाला, वो असंगठित क्षेत्र के उदाहरण है। और यदि कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, उसको पेंशन, बीमा वगैरह, PF सब चीज मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जॉब होते हैं उनको संगठित। अनौपचारिकरण यानी संगठित से असंगठित क्षेत्र की तरफ प्रस्थान, यानी असंगठित क्षेत्र की तरफ अधिक रुझान। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पहला, बाजार प्रतिस्पर्धा। बाजार प्रतिस्पर्धा में ये कंपनियां जानबूझ के करती हैं। ये जो कारण है उसमें अधिकतर जो कारण है कंपनियां जानबूझ के करती हैं, जिसमें पहला है बाजार प्रतिस्पर्धा।
बाजार प्रतिस्पर्धा में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है एक्स, दूसरी है वाई। तो एक्स कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाया जो कि है 5 रुपए का, और वाई कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाया जो कि है 4 रुपए का, जबकि बना सेम ही रहे, बना पेन रहे, पेन बना रहे हैं, दोनों कंपनियां सेम एक ही प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन एक जो है कंपनी वो 4 रुपए का पेन बना रही है और एक कंपनी है जो वो 5 रुपए का पेन बना रही है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है वो खंगालना शुरू करेगी कि मेरा अधिक बजट आ क्यों रहा है। तो वो जो देखेगी वो पाएगी कि हाँ, हमारे यहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक है। जब श्रमिकों की संख्या अधिक होगी तो कंपनी का लागत अधिक आएगा, उनको वेतन अधिक देना पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा बिकेगा। तो इसलिए कंपनियां क्या करती है, जानबूझ के श्रमिकों को निकाल देती है कंपनियों से, यानी बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों से लोगों को निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे उनका प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बिक रहा है 4 रुपए, उनकी तुलना में कम हो सके। यानी ये सोचेगा, ये जो एक्स कंपनी है वो ये सोचेगा कि मेरा पेन लगभग 3.5 रुपए के करीब में मिल जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्राहक मेरी तरफ आकर्षित हों। इसके लिए वो क्या करेगा, कंपनियों में से लोगों को अधिक से अधिक कंपनियों से निकालेगा, यानी जितने अधिक व्यक्ति निकलेंगे उतने ही अधिक बेरोजगार होंगे, ठीक है। ये होगा बाजार प्रतिस्पर्धा। दूसरा है तकनीक परिवर्तन। यह भी कंपनियां जानबूझ के करती हैं। तकनीक परिवर्तन क्या करती है, उनका लागत बढ़ रहा है इसी कारण, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, एक काम ये करेंगे कि अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, मशीन बनाने की, ये पेन बनाने की यदि कोई मशीन है तो उस मशीन के तकनीकों में परिवर्तन कर देंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग वो कर देंगे, डिफ़ॉल्ट कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके चेंज कर देंगे, जिसके कारण जो वो श्रमिक है उस मशीन को चलाना जानता है, लेकिन अब उसमें बदलाव के कारण वह उस जो नई मशीनें हैं उसको नहीं चला पा रहा है। तो यहाँ पे जब वो नहीं चला पाएगा तो कंपनियां क्या करेगी, उनको निकाल देगी, क्योंकि उनकी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो दूसरा है तकनीक परिवर्तन। तीसरा जो है वह है श्रम कानून। देखिए, भारत में लगभग जो पूरे राज्यों के हिसाब से मिला के चले, तो राज्यों के हिसाब से क्या कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश और जो केंद्र सरकार के हैं श्रम पे कानून, वो लगभग 120 के करीब 120 कानून हैं श्रम के आधार पे। और यह जो कानून है वह क्या है, बहुत ही पुराने हैं, यानी आज़ादी से पहले के ही अंग्रेजों द्वारा जो श्रम कानून बनाए गए हैं वही कानून चलते आ रहे हैं। और ये बहुत अधिक क्या है, जटिल है। इसमें प्रावधान है जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, ठीक है, और महिलाओं को अत्यधिक वेतन दिया जाए, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं इसमें इस श्रम कानून के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बहुत अधिक रिजिड है, यानी बहुत अधिक प्राचीन है, और ये बहुत अधिक जटिल है। जैसे कोरोना महामारी के समय, कोरोना महामारी में क्या हुआ कि जो श्रमिक हैं उनको इतनी अधिक रोजगार की आवश्यकता हो गई कि वहाँ पे उन्होंने बच्चों को भी, अपने जो श्रमिक थे उन्होंने अपने बच्चों को भी काम पे लगाना चालू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, कंपनियों ने इस श्रम कानून के कारण उन बच्चों को, जो लीगली 18 साल के थे लेकिन आधार कार्ड के हिसाब से वह 18 साल के नहीं हुए थे, तो उनको इस कंपनियों में उन्होंने काम नहीं दिया, जिसके कारण वो क्या हो गए, बेरोजगार रह गए। तो श्रम कानून भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का, ठीक है, अनौपचारिकरण का, जिससे लोग अब वहां पे काम नहीं मिलेगा तो कहाँ पहुंचेंगे, अपना चाय ठेला वगैरह लगाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। चौथा जो लास्ट है वो है संविदा। संविदा को लेकर आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल ही लगे, क्या है देखते हैं। देखिए, संविदा को लेके जो लोगों के मन में ख्याल बना रहता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए यदि कार्य पर रखा गया है उसको, तो वह संविदा पे, जैसे किसी व्यक्ति को यदि सिर्फ 5 साल के लिए काम पे रखा गया है, या 4 साल या 3 साल के लिए सिर्फ काम पे रखा गया, उसके बाद उसको कार्य से निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो बात करते हैं, जो
कार्य हैं उन्हें संविदा कहा जाता है, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, ये अलग है। संविदा का मतलब है, इसको सिंपली मैं अपनी भाषा में ठेकेदार प्रणाली कहता हूँ। ठेकेदार प्रणाली में क्या होता है कि लोगों को क्या किया जाता है, ठेकेदारों के माध्यम से एक बिचौलिया, एक मध्यस्थ के माध्यम से कंपनी में एंटर कराया जाता है। और ये मध्यस्थ जो है, इसको जैसे मान लीजिए इसने 5 श्रमिकों को कंपनी एक्स कंपनी वाई में एंट्री करवाई, इन 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यह जो कंपनी है ये बहुत चालाक है, यह क्या कहेगी कि देखो भाई तुम लोग आए हो ठेकेदार के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से यानी तुम्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, ना ही बीमा दिया जाएगा, ना ही पेंशन दिया जाएगा, क्योंकि तुम एक बिचौलिए के तहत आए हो। और ये कंपनियां जानबूझ के करती हैं, कंपनियां ठेकेदार को खुद ही हायर करती हैं, मतलब खुद ही वो करती हैं, इनवाइट करती हैं कि आप आइए। और इससे कंपनियों को फायदा क्या होगा, कंपनियां क्या करेंगी, उनको सामाजिक सुरक्षा देना नहीं पड़ेगा, उनका बजट कम बैठेगा और अधिक से अधिक मतलब उनका उत्पादन जो है कम आएगा, और वह अपने प्रोडक्ट को बाजार में कम कीमत में भी बेच पाएंगे। तो यह भी एक कारण है बेरोजगारी का। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है एनएसजी का, एनएसजी कमांडो। हालांकि एनएसजी कमांडोज को दी जाती है सामाजिक सुरक्षा, दी जाती है, बीमा पेंशन वगैरह दी जाती है, लेकिन यह भी एक माध्यम है। एनएसजी क्या करता है, एनएसजी एक संस्था है जिससे के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, उनको जो कमांडोज हैं, एनएसजी कमांडोज, वह पहरे के लिए, प्रधानमंत्री के पहरे के लिए उनके इर्द गिर्द क्या किया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, जिसके बदले एनएसजी को पैसा दिया जाता है और इनका बजट काफी हाई होता है। तो एनएसजी यहाँ ये जो बंदे लगे होते हैं ना, ये जो आदमी लगे होते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, इन्हें डायरेक्ट मतलब नौकरी की तरफ से हायर नहीं किया जाता, वो इनवाइट नहीं किया जाता, उनको एनएसजी के माध्यम से यानी एक मध्यस्थ के माध्यम से क्या किया जाता है, नौकरी दी जाती है। तो एनएसजी इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। हालांकि एनएसजी कमांडोज को दी जाती है बीमा वगैरह, ये आप ध्यान रखिएगा, बाद में यह मत कहिएगा कि एनएसजी को नहीं, एनएसजी को तो दिया जाता है, दिया जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यह भी एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं एनएसजी, ठीक है। तो यह आज हम तो भक्तगणों आज हम समाप्त करते हैं बेरोजगारी अपना टॉपिक। मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि देखा जाएगा किस टॉपिक पे बनाना है, ठीक है। यदि आपकी किसी टॉपिक में रुचि हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। आज हम योजनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत अधिक हो गया है, ठीक है। हम योजना के बारे में अगले बात करेंगे। यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।